सिर्फ मेरे ख्वाबों का आशियां। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग सर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो लोग भारतीय वायुसेना और नौसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज का आपका टॉपिक है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे आपका 2 डायमेंशनल मोशन में आपका ये चैप्टर आता है। द्विविमीय गति में आपका ये चैप्टर आता है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पिछला चैप्टर आपका था सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आपका 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर आता है। तो उस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर करवा दिए गए थे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए गए थे। तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं अंतर समझा देता हूं 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन में। आपका एक विमीय गति और द्विविमीय गति में आपको अंतर बता देता हूं। तो एक विमीय गति का मतलब होता है आपका सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति से मतलब जब कोई वस्तु केवल आपकी एक विमा में गति करती है, या तो वह वस्तु सीधी सड़क पर जाती है या वस्तु वह ऊपर से कहीं से छोड़ी जाती है, केवल एक ही विमा में गति करती है, केवल या तो ऊंचाई कवर करती है या तो केवल क्षैतिज दूरी कवर करती है। और आपका 2D मोशन, ये आपका हो गया 1D मोशन, एक विमीय गति। और आपका 2D मोशन, 2D मोशन में अगर कोई भी वस्तु है तो वह कुछ दूरी क्षैतिजता भी कवर करेगी और वह कुछ दूरी ऊर्ध्वाधर भी कवर करेगी। यानी कि जब कोई वस्तु फेंकी जाती है तो वह कुछ दूरी ऊंचाई में भी कवर करती है और कुछ जमीन पर भी दूरी कवर करती है। तो जो इस तरीके का मोशन होता है आपका 2 डायमेंशनल मोशन कहलाता है, द्विविमीय गति कहलाता है। जो वस्तु क्षैतिजता तथा ऊर्ध्व दोनों दिशाओं में आपकी दूरी को कवर करती है वो आपका 2D मोशन कहलाता है। तो 1D और 2D में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझ लेते हैं आपका 2D मोशन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। 2D मोशन में आपका प्रक्षेप गति और वृत्ति गति, 2 चैप्टर आपके 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति में आते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है प्रक्षेप गति। तो आइए प्रक्षेप गति को समझ लेते हैं। प्रक्षेप गति क्या है? तो प्रत्येक चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जाता है उसका मतलब। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति में दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी वस्तु को प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्टाइल से आपका आया प्रोजेक्ट, जब किसी भी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, इस तरीके का मोशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जिस प्रकार से आप किसी भी वस्तु को लीजिए, किसी भी गेंद को लीजिए और आप फेंक दीजिए, तो वह वस्तु कुछ दूरी पर भी जाके गिरेगी और ऊंचाई से होकर जाएगी। तो कुछ ऊंचाई भी कवर करेगी, कुछ जमीनी दूरी भी, क्षैतिज दूरी भी कवर करेगी। जिस प्रकार से देख लीजिए आप, इसे एक समतल में गति भी कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन। 2D मोशन भी कहते हैं और एक समतल में गति भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई भी कवर करती है और कुछ क्षैतिज दूरी भी। क्षैतिज से आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आपकी दिशाओं में दूरी कवर होती है। जैसे किसी भी वस्तु है, कोई भी गेंद है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वहां से किसी भी वस्तु को या गेंद को उसने फेंक दिया, तो वह वस्तु किस तरीके से जाएगी? ऐसे वहां से फेंका तो कोई भी वस्तु यहाँ आके ऐसे गिरेगी। तो ये उसने कुछ क्षैतिज दूरी भी कवर की और ये कुछ उसने ऊंचाई भी कवर की, इस तरीके से। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स। प्रक्षेप गति में सबसे पहले आपको समझना होगा प्रक्षेप किसे कहते हैं, प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। तो साथ में नोट कीजिएगा आप, सबसे पहले प्रक्षेप, प्रोजेक्ट। जिस भी वस्तु को, जिस पार्टिकल को फेंका जाता है वह वस्तु आपकी प्रक्षेप कहलाती है। तो जो भी वस्तु फेंकी जाती है हम उसे प्रक्षेप कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका होता है प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण, प्रोजेक्टिंग एंगल। तो ये वस्तु फेंकेगी, इसे प्रक्षेप कहते हैं। और क्षैतिज के साथ जिस भी एंगल पर ये जो एंगल बनाते हुए वस्तु को फेंका गया, ये कोण आपका प्रक्षेपण कोण कहलाता है। तो इसमें प्रक्षेपण कोण में लिखेंगे जिस भी एंगल के साथ वस्तु क्षैतिज से फेंकी जाती है वह कोण आपका प्रक्षेपण कोण कहलाता है। तीसरा पॉइंट आपका है प्रक्षेपण बिंदु, प्रोजेक्टिंग पॉइंट।
जिस बिंदु से, जहां जिस स्थान से आपका प्रक्षेप को, आपकी पार्टिकल को फेंका जाता है, वह पॉइंट आपका प्रक्षेपण बिंदु। तो यहाँ पर प्रक्षेपण बिंदु आपका ये हो गया, ये आपका प्रक्षेपण बिंदु हो गया, ये आपका प्रक्षेपण कोण, प्रोजेक्टिंग एंगल हो गया, और ये आपकी जो पार्टिकल, आपकी जो वस्तु है वह आपकी प्रक्षेप हो गई। और अब आगे आपका आ जाता है पॉइंट प्रक्षेप का वेग। प्रक्षेप का वेग ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रक्षेप के वेग से मतलब है जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से प्रक्षेप को, पार्टिकल को, वस्तु को फेंका जाता है, वह वेग आपका प्रक्षेप का वेग कहलाता है। अब प्रक्षेप के वेग में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा मैंने आपको 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बताया था कि वेग के दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक और आपका ऊर्ध्व घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका जिस वेग से ये क्षैतिज दूरी कवर करेगा, वह आपका वेग, प्रक्षेप के वेग का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, और जिस वेग से ये ऊर्ध्वाधर दूरी कवर करेगा, ये इसका ऊर्ध्व घटक वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। क्षैतिज घटक के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था। क्षैतिज घटक को ux से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे u cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है, और ऊर्ध्व घटक वर्टिकल कंपोनेंट को uy से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आपका u sin थीटा होता है। थीटा यहाँ पर जो जिस कोण से फेंका गया है, जिस प्रक्षेपण कोण से फेंका गया है, वह एंगल आपका यहाँ पर थीटा है। तो प्रक्षेप का वेग आपको समझ में आ जाने के बाद अब आपको समझना होगा कि आपका अधिकतम जो परास होता है, जो आपका परास होता है, प्रक्षेप का परास, प्रोजेक्टिंग आपका पार्टिकल क्षैतिज दूरी कवर करता है, उसे प्रक्षेप का परास कहते हैं, प्रक्षेप की रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की परास कहते हैं। कोई भी पार्टिकल जितनी भी क्षैतिज दूरी कवर करता है उसे आपका प्रक्षेप की रेंज कहते हैं। तो सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रक्षेप के परास के बाद आपका आ जाता है उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल का आपका मतलब होता है कि जितनी भी दूरी किसी भी प्रक्षेप द्वारा, जितनी भी दूरी टोटल कवर करने में जो आपका समय लगा है, वह आपका उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइंग कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितना टाइम उसने लिया पूरी टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, वह आपका उड्डयन काल कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम जितना लगा, ऊपर जाने में तथा ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगा, वह आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। उड्डयन काल के बाद आपका आ जाता है प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई से मतलब है किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी पार्टिकल प्रक्षेप द्वारा जितनी भी ऊर्ध्वाधर दूरी कवर की जाती है, जितनी भी वर्टिकली दूरी कवर की गई, ये जो दूरी है, इसे आपकी प्रक्षेप की ऊंचाई h कहते हैं। तो प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर जितनी भी दूरी, वर्टिकली जितनी भी दूरी कवर की जाती है, उसे आप प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको सिलेक्टेड स्टडी मिलेगी, जो एग्जाम में आता है वही केवल पढ़ाया जाएगा। अगर आप प्रक्षेप गति में देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपका बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन एग्जाम में जो आता है केवल मैं वह आपको बताता हूँ। तो अब आपको जान लेने हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका आ जाता है उड्डयन काल का, टाइम ऑफ फ्लाइंग का फॉर्मूला। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग को आप टी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 2u sin थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइंग का, उड्डयन काल का जो फॉर्मूला आपका है t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। 2u sin थीटा अपॉन g आपका, ये u sin थीटा अपॉन g ऊपर जाने में लगा समय, तथा यहाँ से नीचे आने में लगा समय u sin थीटा अपॉन g। तो दोनों को मिलाकर ऊपर जाने में तथा नीचे आने में किसी भी प्रक्षेप में बराबर समय लगता है, तो दोनों को जोड़कर जो आपका आ गया 2u sin थीटा अपॉन g। अगला फॉर्मूला आपका आ जाता है प्रक्षेप की ऊंचाई का। प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
प्रक्षेप की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है h इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जो तीसरा फॉर्मूला आ जाता है प्रक्षेप की रेंज, क्षैतिज दूरी जो कवर की है इसको r से डिनोट करेंगे, r इक्वल टू रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो इन्हीं तीन फॉर्मूले से आते हैं, और यहाँ पर एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है इन तीन फॉर्मूलों को छोड़ के। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एयरफोर्स का एग्जाम हो चाहे अब वो नेवी का एग्जाम हो, दोनों में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अगर एक दो न्यूमेरिकल भी आपका आता है वो भी आपका थ्योरी बेस्ड आता है। तो आपकी क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है? थ्योरी, कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं। अब आपको समझ लेना है कुछ कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूले आपको नोट करने के बाद एक चीज आपको और समझ लेनी है कि अगर आपसे कहा जाए अधिकतम किस अगर किसी भी प्रक्षेप को थीटा एंगल पे फेंका जाए तो उसका क्या मान होना चाहिए कि जो उड्डयन काल लगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइंग लगे, वह आपका मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कहा जाए यू वेग से फेंका गया है तो यू आपका निश्चित है, जिस सतह से फेंका गया वहां के लिए जी निश्चित है। तो आप क्या बदल सकते हैं? केवल थीटा। तो साइन थीटा में आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा की मैक्सिमम होने के लिए थीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो अगर किसी भी पार्टिकल को 90 डिग्री पर फेंका जाए तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइंग सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम आपका टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या होगा? टी मैक्स इक्वल टू थीटा की जगह आप 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान आपका 1 हो जाएगा 2u अपॉन जी। थीटा इक्वल टू 90 पर आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइंग होगा मैक्सिमम होगा। अब आपसे कहा जाए प्रक्षेप की ऊंचाई कम मैक्सिमम होगी किस एंगल पर फेंका जाए, तो यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला आपके सामने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू आपके लिए नियत है, जी आपके लिए नियत है। क्या बदल सकते हैं? थीटा किस एंगल पे फेंकना है। तो साइन थीटा का मान अधिकतम कब होता है? 90 अंश पर। तो थीटा इक्वल टू 90 पर आपका एच मैक्स कितना आ जाएगा? थीटा की जगह 90 रखी है तो साइन थीटा की मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आपका बचा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच मैक्स आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g, वो भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। अब आपसे कहा जाए किस, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी कभी आ जाता है क्योंकि ये ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन है। आपसे कहा जाए किस कोण पर फेंका जाए जिससे उसकी प्रक्षेप की क्षैतिज परास अधिकतम होगी, क्षैतिज जो दूरी कवर करेगा अधिकतम होगी। तो आपको पता होना चाहिए यू नियत है, जी नियत है, क्या चेंज हो सकता है? थीटा। अब आपको यहाँ पर एंगल क्या दिया गया है इस फॉर्मूले में? 2 थीटा, ठीक है। और साइन की अधिकतम मान कितना होता है? 1, वो भी 90 डिग्री पर। अब आपको साइन 2 थीटा का मान यहाँ पर कितना चाहिए? 90। तो 2 थीटा के बराबर आपका क्या होना चाहिए? 90। 2 थीटा की जगह यहाँ पर 90 होना चाहिए, तब आपका ये मैक्सिमम होगा। तो थीटा इक्वल टू 90/2, थीटा आपका कितना आ गया? 45 डिग्री। तो आर मैक्स आपका आ गया यहाँ पर, जब यहाँ पर इसकी जगह 1 रख देंगे तो ई स्क्वायर अपॉन जी। और किस एंगल पर? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 अंश पर आपकी क्षैतिज परास अधिकतम होगी। अगर किसी वस्तु को 45 अंश पर फेंका जाता है तो उसकी क्षैतिज परास अधिकतम होगी। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है, आपसे पूछा जाएगा किसी भी प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। किसी भी प्रक्षेप का पथ पैराबोलिक होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि किस एंगल पर फेंका जाए तो उसका जो क्षैतिज परास होगी अधिकतम होगी। अब आपको समझ लेना है यहाँ पर आपके कितने कंपोनेंट थे वेग के? 2, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। ये आपका जितना जिस वेग से इसने क्षैतिजता दूरी कवर की आपका ux रहा, जिसे u cos थीटा, और जिस वेग से इसने ये ऊंचाई वाली दूरी कवर की uy इक्वल टू u sin थीटा।
तो अधिकतम जब ऊंचाई ये कवर करेगा, कोई प्रक्षेप यहाँ से वस्तु फेंकी गई, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर जो प्रक्षेप का ऊर्ध्व घटक होगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर uy इक्वल टू 0 होगा आपका, क्योंकि फिर वह वस्तु ऊपर की ओर किसी वेग 0 हो जाएगा और वह वस्तु नीचे आना शुरू हो जाएगी, वस्तु और अधिक ऊंचाई तय नहीं करेगी। तो uy आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई पर लिख लेना आपको, प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई पर, प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग का जो ऊर्ध्व घटक होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, वह आपका 0 होता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है कि अगर आपका आपकी प्रक्षेप गति में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कौन सी भौतिक राशि होती है जो नियत रहती है, तो आपकी प्रक्षेप गति में आपका त्वरण नियत रहता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर यहाँ पर आपने यहाँ से कोई वस्तु फेंक दी, इस पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। जब वस्तु यहाँ पर पहुंचेगी तब यहाँ पर केवल आपका ये गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। यहाँ पर नहीं, प्रत्येक पॉइंट पर आपका गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण G। पृथ्वी का जो त्वरण होता है वह आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, वह आपका G काम करेगा। तो उच्चतम बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण व आपके वेग के क्षैतिज घटक के बीच जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो प्रक्षेप गति में केवल गुरुत्वीय त्वरण आपका काम करता है और कोई भी त्वरण वहां पर नहीं आता। तो प्रक्षेप गति में त्वरण आपका शून्य रहता है, केवल पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आपका कार्य करता है। तो इस तरीके से कुछ ये बेसिक फॉर्मूले थे। आगे आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इतनी थ्योरी आपका पढ़ लेने से प्रक्षेप गति का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बस यही एग्जाम में आता है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है आपको आगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है और सब पढ़ने से, इतना ही एग्जाम में आता है। जय हिंद दोस्तों।